अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैम। बेटा वॉइस क्लियर है मेरी? यस यस मैम। मैम। ठीक है। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैम। कैसे गुजर रहे हैं रोज़े? हम अल्लाह का शुक्र से ही गुजर रहे हैं। बस अब तो ऑलमोस्ट एंड होने वाले हैं और अब तो आज का लेक्चर भी जो है वो लास्ट ही है ईद से पहले पहले। क्या बाकी जो नेक्स्ट लेक्चर होंगे आप लोगों के वो ईद के बाद होंगे इंशाल्लाह। मुझे बताएं कि काफ़ी टाइम है अभी ईद में भी और मतलब ईद के बाद ही अब लेक्चर्स होंगे, तो क्या मैं आप लोगों को कोई असाइनमेंट असाइन कर दूं या कुछ लोग इतकाफ़ में बैठे हुए हैं? मैम स्टूडेंट्स इत्तेकाफ में है तो फिर मैम मोस्टली टीचर्स जो है ना उन्होंने यही कहा है कि ईद के बाद ही जो भी असेसमेंट लेंगे ना वो लेंगे, तो आप भी ईद के बाद ही कर लीजिए। फिर मुझे तो कोई इशू नहीं है, फिर आप लोगों के ऊपर बर्डन हो जाता है ना कि सब टीचर्स का इकट्ठे ही एक दफ़ा जो है ना वो असेसमेंट शुरू हो जाती है, वरना मुझे तो कोई इशू नहीं है, मैं भी सुकून करूँगी इन छुट्टियों में। आप लोगों की वजह से ही पूछ रही थी ताकि आप लोगों को सारा कुछ जो है वो एक ही साथ ना आ जाए। चलें ठीक है, फिर हम इसको ईद के बाद ही देख लेंगे। अच्छा, मैम किसी ने जो कुछ स्टूडेंट जी जी। मैम जो स्टूडेंट्स इत्तेकाफ पे है मैम उनकी अटेंडेंस मार्क हो जाएगी? बेटा ज़्यादा से ज़्यादा दो लेक्चर्स ही हुए हैं बीच में, या बल्कि एक ही लेक्चर मेरा ख्याल है हुआ है। अम, आज वाला लेक्चर ही ऐड होगा, बाकी तो जब मंडे वाला लेक्चर है तब तक तो वो इत्तेकाफ वाला सीन ही नहीं था ना। यस मैम, और मैं आज की बात कर रही हूँ, मतलब मेल आपको हाँ जो की। जिनका हाँ जिनका आज वाला है, जिन्होंने ईमेल्स की हुई है उनकी अटेंडेंस मार्क हो जाएगी। ओके मैम। किसी ने कुछ पूछना है लास्ट लेक्चर में से? किसी का है कोई क्वेश्चन? किसी ने लास्ट लेक्चर में से कुछ पूछना है? हमने क्या पढ़ा था लास्ट लेक्चर में? मैम हिल सैक लेयन बता देंगे दोबारा? हाँ बता दूंगी। हिल सैक लेयन, हमने ये बात की थी लास्ट लेक्चर में कि एक लेयन है जिसको हम कहते हैं दैट इज़ अ हिल सैक लेयन। बेसिकली हिल सैक लेयन क्या है? ह्यूमरल हेड के ऊपर अगर डेंट पड़ जाए तो उस चीज़ को हम कहते हैं कि वो हमारा हिल सैक लेयन है। डेंट किस तरह से? हमने ये बात की थी कि जब हमारे ह्यूमरस पे डिसलोकेशन होती है, ठीक है, एंटीरियरली जब ह्यूमरस डिसलोकेट करती है, तो जब हेड ऑफ द ह्यूमरस जो है वो एंटीरियरली डिसलोकेट करता है तो उसके केस में ये होता है कि हमारा जो एक मिनट, जब हेड ऑफ द ह्यूमरस जो है वो डिसलोकेट करता है तो क्या होगा? सिंपल, ये जो है ये हेड ऑफ द ह्यूमरस है, ठीक है, और ये हमारी जो है वो ग्लेनाइड कैविटी है। अब अगर मैं हेड ऑफ द ह्यूमरस को डिसलोकेट करती हूँ तो ऑब्वियसली जब एकदम से जब नीचे गिरेगा तो सामने वाले स्ट्रक्चर्स के साथ जो है ये इन टच आएगा, ये उसके ऊपर इम्पैक्ट डालेगा, स्ट्रक्चर जिसके ऊपर इम्पैक्ट डालेंगे। जैसे दो व्हीकल्स एक दूसरे से टकराते हैं तो आपकी गाड़ी के ऊपर जो है वो डेंट आ जाते हैं, तो सेम वही चीज़ है कि जब हेड ऑफ द ह्यूमरस डिसलोकेट होता है तो ये हमारी जो ग्लिनाइट कैविटी है उसके ऊपर फोर्स इम्पार्ट होती है, जिसकी वजह से डेंट पड़ जाता है ह्यूमरस हेड के अंदर। और वो जो एकदम से लगना है वो खाली ह्यूमरस के हेड पे डेंट नहीं डालेगा, जो सामने वाला स्ट्रक्चर है उसको भी अफेक्ट करेगा। जो सामने वाला आपका स्ट्रक्चर है, जैसे शोल्डर का कैप्सूल है, जैसे हमारा ग्लिनाइट लैब्रम है, तो इसका भी जो है वो टेयर हो जाएगा, ये भी डैमेज हो जाएंगे। तो इसको हम कहते हैं दैट इज बेसिकली अ हिल सैक लेयन। इज इट क्लियर नाउ? यस मैम, थैंक यू। इसके अलावा कोई क्वेश्चन है किसी का? मैम रिकॉर्डिंग्स कब तक आएंगे एलएमएस बेटा पे? रिकॉर्डिंग्स हैं एलएमएस पे।
अब तक के जो आपके लेक्चर्स हुए हैं उन सब की रिकॉर्डिंग्स विद पीपीटीज अवेलेबल हैं एट LMS। लिंक्स पहले नहीं खोल रहे थे लेक्चर नंबर 2nd एंड 3rd के, वो मैंने दोबारा से अपडेट कर दिए थे जब आपका लास्ट लेक्चर हुआ था एट मंडे। तो मंडे से आपकी सारी चीज़ें जो है वो अपडेटेड हैं LMS पे। आपके सारे अब तक के जो लेक्चर्स हैं उनके लिंक्स, आपकी जो सारी अब तक की पीपीटीज हैं वो सब अवेलेबल हैं। आज वाला सिर्फ अपडेटेड नहीं है, वो इसके बाद अपडेट हो जाएगा। ठीक है, ओके मैम। आप चेक कर लें दोबारा से, अगर नहीं है तो आप मुझे बता दें, अदरवाइज है, मैंने काउंटर चेक किया है और मैंने स्टूडेंट से भी पूछा है तो वो एक्सेसिबल है अब। अच्छा, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में बात की थी शोल्डर के कॉमन इंजरीज के बारे में, जिसमें हमने कहा था कि शोल्डर कैन डिसलोकेट, शोल्डर जो है उसके ऊपर हमारी रोटेशनल इंजरीज आती हैं। फिर हमने बात की थी कि शोल्डर जो है उसमें रोटेटर कफ की इंजरीज हैं। हमारी जो सब स्कैपुलर न्यूरोपैथीज हैं ये हम कॉमन शोल्डर इंजरीज के अंदर बात करते हैं। आज का जो बेसिक टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू द एल्बो जॉइंट, कि हमने एल्बो जॉइंट की एनाटमी और नॉर्मल लोड्स क्या है एल्बो जॉइंट के और क्या बायोमैकेनिक्स है। क्योंकि हम बायोमैकेनिक्स पढ़ रहे हैं अपर एक्सट्रीमिटी की, तो आपके शोल्डर्स आएंगे, फिर आपके एल्बो जॉइंट्स आएंगे और फिर आपका जो रिस्ट जॉइंट है ये सारे आपकी अपर एक्सट्रीमिटी का पार्ट है। एल्बो जॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि आपका जो ह्यूमरस है, ठीक है, ह्यूमरस का जो लोअर एंड है, आपकी जो अल्ना है और आपका जो रेडियस है, ये तीनों मिलके जो है आप कहें कि ये ह्यूमरल जो आपका जो एल्बो कॉम्प्लेक्स है उसको बनाते हैं। एल्बो जॉइंट की बात नहीं कर रही मैं, हम एल्बो कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं। कि अगर हम एल्बो कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे तो बेसिकली हमारी ये जो तीनों बोन्स हैं, ह्यूमरस है, ह्यूमरस का लोअर एंड है जिसमें ह्यूमरस का जो है वो ट्रोक्लिया है और ह्यूमरस का जो है वो कैपिचुलम है, फिर अल्ना है हमारा, और साथ में हमारी जो रेडियस बोन है, ये तीनों मिलके जो है वो एल्बो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। जैसे शोल्डर गर्डल का कॉम्प्लेक्स था, मल्टीपल बोन्स थी, इसी तरह से एल्बो जो जॉइंट है उसके अंदर आपकी ये तीन जो बोन्स हैं ये प्रेजेंट है। कंपाउंड जॉइंट ऑफ हाउ मैनी जॉइंट्स, इसमें कितने जॉइंट्स हैं? बेसिकली देर आर 3 जॉइंट्स। कौन सा जॉइंट है? एक आप देख सकते हैं कि ट्रोक्लिया जो है हमारी ह्यूमरस का वो आर्टिकुलेट करता है विद द अल्ना, जिसको हम कहते हैं ह्यूमरो अल्नर जॉइंट, ह्यूमरस एंड अल्ना। ठीक है, एक जॉइंट जो है वो ह्यूमरस और रेडियस के दरमियान में बनता है विच इज कॉल्ड एज ह्यूमरो रेडियल जॉइंट। एक जॉइंट है जो अल्ना और रेडियस के दरमियान में बनता है विच इज कॉल्ड एज रेडियो अल्नर जॉइंट। तो बेसिकली ये जो हमारा एल्बो कॉम्प्लेक्स है इसमें हमारे 3 जॉइंट्स हैं, ह्यूमरो अल्नर, ह्यूमरो रेडियल और रेडियो अल्नर जॉइंट। ठीक है, तो ये वाले जो जॉइंट्स हैं इनको हम कहते हैं ये हमारे कंपाउंड जॉइंट्स हैं। 3 जॉइंट्स हैं जो कि एल्बो रीजन में प्रेजेंट है। Elbow joint is a simple hinge joint in which there are 3 joints. Elbow joint simple hinge joint है। Elbow joint कौन सा है? इन तीनों में से जो हम कहें कि प्योरली एल्बो, जैसे हमने शोल्डर में कहा था शोल्डर कॉम्प्लेक्स है, लेकिन प्योरली जो शोल्डर जॉइंट है दैट इज क्लिनोह्यूमरल जॉइंट। इसी तरह से जो हमारी एल्बो है, एल्बो के अंदर कंपाउंड जॉइंट्स हैं, 3 बेसिक जॉइंट्स हैं जो एल्बो कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, ह्यूमरो अल्नर, ह्यूमरो रेडियल एंड द प्रोक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट। इनमें से जो ह्यूमरो अल्नर जॉइंट है ये हमारा प्योर एल्बो जॉइंट है। ठीक है, एल्बो जॉइंट हमारा प्योरली कौन सा जॉइंट है? जो कि ह्यूमरस के दरमियान में और अल्ना के दरमियान में बनता है, ये हमारा हिंज वेराइटी का जॉइंट है। आपने साइनोवियल जॉइंट्स की डिफरेंट टाइप्स पढ़ी होंगी, उसमें आपने बात की थी पिवट है, हिंज है। हिंज बेसिकली क्या है? जैसे दरवाजा है, ठीक है, कि वो सिर्फ वन वे अलाउ करता है। इसी तरह से जो हमारे हिंज वैरायटी के जॉइंट्स होते हैं वो सिर्फ एक ही प्लेन में मूवमेंट अलाउ करते हैं, दे आर द यूनी एक्सियल जॉइंट्स। जैसे एल्बो के ऊपर सिर्फ फ्लेक्शन एक्सटेंशन होती है, जो हमारा ह्यूमरो अल्नर जॉइंट है। जो सुपिनेशन प्रोनेशन है वो ह्यूमरो अल्नर की मूवमेंट नहीं है, वो आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा कि हमारे जो रेडियो अल्नर जॉइंट्स होते हैं बेसिकली प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल, तो सुपिनेशन और जो सुपिनेशन है और जो प्रोनेशन है हमारे एल्बो की, वो बेसिकली रेडियो अल्नर जॉइंट्स की मूवमेंट है। तो अगर हम बात करते हैं एल्बो जॉइंट की प्योरली, दैट इज ह्यूमरो अल्नर जॉइंट, जिसपे फ्लेक्शन और एक्सटेंशन की जो मूवमेंट है ये होती है। ये जो तीनों जॉइंट्स हैं इनको हम कंपाउंड जॉइंट्स इसलिए कहते हैं कि इनका एक ही कैप्सूल है जॉइंट। ठीक है, जो इन तीनों को एक ही जॉइंट कैप्सूल के अंदर ये तीनों प्रेजेंट हैं, और इनको स्टेबिलिटी जो है या जो इनको रीइंफोर्समेंट मिलती है वो सराउंडिंग के लिगामेंट से मिलती है। ठीक है, एंटीरियर और पोस्टीरियर साइड से हमारे रेडियल और अल्नर कोलैटरल लिगामेंट्स अटैच हैं जो बेसिक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं हमारे एल्बो जॉइंट को।
दिस वन इज द ह्यूमरो अल्नर ज्वाइंट, ये इन दोनों के दरमियान में जो बनेगा दैट इज रेडियो अल्नर ज्वाइंट, और ये वाला जो ज्वाइंट है दैट इज ह्यूमरो रेडियल ज्वाइंट। ठीक है, ये जो सारे जॉइंट्स हैं ये सेम एक ही जो कैप्सूल है उसको शेयर करते हैं, और इनको रीइंफोर्समेंट जो है वो हमारे लिगामेंट से मिलती है। मेन जो इंपॉर्टेंट लिगामेंट्स हैं हमारे एल्बो जॉइंट में, दे आर द एनुलर लिगामेंट्स। ठीक है, साथ में हमारे जो कोलैटरल लिगामेंट्स हैं रेडियर और अल्नर, वो रीइंफोर्स करते हैं एल्बो जॉइंट्स को। एल्बो जॉइंट को हम ट्रोको गिंगलीमस जॉइंट कहते हैं। ट्रोको गिंगलीमस जॉइंट का क्या मतलब है? गिंगलीमस जॉइंट्स वो जॉइंट्स होते हैं जो हिंज वैरायटी के जॉइंट्स होते हैं। ठीक है, तो आपने पहले देख लिया कि हमारा जो शोल्डर था, सॉरी जो हमारा एल्बो जॉइंट है जिसको हमने कहा था ह्यूमरो अल्नर जॉइंट, उसमें हमने ये बात की थी कि वो हमारा हिंज वैरायटी का जॉइंट है। तो गिंगलीमस का मतलब होता है हिंज, और ट्रोको मींस पिवट। ठीक है, तो ट्रोको गिंगलीमस जॉइंट का मतलब क्या है? ऐसा वो जॉइंट जो पिवट भी हो और जो हिंज वैरायटी का भी देता हो। तो हमने पहले बात की कि एल्बो का जो कॉम्प्लेक्स है वो कंपाउंड जॉइंट से बना है। इसमें जो जॉइंट्स हैं उन वो एक जो है वो पिवट टाइप का है और एक जो है वो हिंज टाइप का है। तो हम कह देते हैं कि एल्बो जो जॉइंट है वो ट्रोको गिंगलीमस है, कि एक पार्ट जो है वो पिवट मूवमेंट देता है। जैसे कौन सा है? वो हमारा जो रेडियो अल्नर जॉइंट है जिसपे हमारी सुपिनेशन प्रोनेशन होती है, वो पिवट वैरायटी का है, इस पर रोटेशंस आती हैं। जो हमारा ह्यूमरो अल्नर जॉइंट है वो हिंज वैरायटी का है, जिसपे हमारी जो फ्लेक्शन है और जो एक्सटेंशन है वो होती है। ठीक है, तो इस वजह से हम इसको कहते हैं कि ये हमारा ट्रोको गिंगलीमस जॉइंट है। अब ह्यूमरो अल्नर जॉइंट बेसिकली क्या है, हमने पहले बात कर ली, इट्स ऑफ हिंज वैरायटी। ठीक है, कि जो ट्रोक्लिया का ह्यूमरस है वो अल्ना की ट्रोक्लियर नोच के साथ, अल्ना के ऊपर ट्रोक्लियर नोच है, एक जगह है जिसके अंदर ट्रोक्लिया ने आके जो है वो मूवमेंट करनी है। तो हिंज वैरायटी का जॉइंट है जिसमें ह्यूमरस का ट्रोक्लिया आर्टिकुलेट करता है विद द ट्रोक्लियर नोच ऑफ द अल्ना। प्राइमरी मूवमेंट्स क्या है इस पे? फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन है। कुछ लोगों में एक्सटेंशन जो है वो हाइपर भी हो जाती है, लेकिन मूवमेंट तो एक्सटेंशन ही है। ठीक है, क्योंकि हिंज वैरायटी है, सिर्फ एक प्लेन के अंदर जो है वो मूवमेंट दे सकता है। फिर हमने पीछे बात की थी कि हम जब भी जॉइंट्स की बात करते हैं तो वी ऑलवेज डिस्कस अबाउट ओपन एंड द क्लोज बैक पोजीशन ऑफ द जॉइंट। आप में से कोई दोबारा से मुझे रिपीट कर सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय ओपन बैक पोजीशन एंड द क्लोज बैक पोजीशन? मैम ओपन पैक पोजीशन के अंदर जॉइंट के बिटवीन स्पेसेस इंक्रीज कर जाती हैं और क्रॉस पैक के अंदर डिक्रीज कर जाती हैं। अच्छा, इसके अलावा कोई? मैम ओपन पैक में जो है वो जॉइंट ब्रेस्ट पे होता है और उसमें फोर्स भी कम अप्लाई होती है, और जो क्लोज पैक है उसमें जॉइंट जो है वो क्लोज कांटेक्ट में होता है, उसमें टेंशन भी मैक्सिमम होती है और मोबिलाइजेशन भी नहीं होती है। हमने बात की थी ओपन पैक और क्लोज पैक पोजीशंस की, तो उसमें हमने ये कहा था कि जो हमारी ओपन पैक पोजीशन है इसका मतलब ये है कि हमारे जो जॉइंट के स्ट्रक्चर्स हैं दे आर रिलैक्स। ठीक है, हमारे जो सराउंडिंग मसल्स हैं उनकी फोर्स कम लग रही है। अब मसल जो है वो अपनी ओपन पैक पोजीशन में है, रेस्टिंग कंडीशन में है। क्लोज पैक पोजीशन का हमने बात ये की थी कि वो जिसमें कि हमारी जो टेंशन है वो मैक्सिमम हो, जॉइंट सर्फेसिस जो है वो मैक्सिमली इन कांटेक्ट हो विद वन अनदर, और उसमें जॉइंट की जो स्टेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा हो। तो ओपन पैक पोजीशंस के अंदर हम जो जॉइंट्स हैं हमारे उनको हम मोबिलाइज करते हैं एज अ फिजिकल थेरेपिस्ट, और क्लोज पैक पोजीशंस के अंदर हम मोबिलाइज नहीं करते जॉइंट्स को। इस वजह से हमारे लिए ज़रूरी है हर जॉइंट की ओपन पैक पोजीशन और क्लोज पैक पोजीशंस का पता होना। अगर हम बात करते हैं ह्यूमरो अल्नर जॉइंट की, जिसको हमने कहा कि प्योर हमारा जो एल्बो जॉइंट है, एल्बो की जो कंप्लीट एक्सटेंशन है इसमें ये जॉइंट लॉक हो जाता है। ठीक है, इसमें आप इसको मोबिलाइज नहीं कर सकते। एल्बो को आप 70 डिग्री तक फ्लेक्स करते हैं और 10 डिग्री तक सुपिनेट करते हैं। ठीक है, तो ये वाली जो पोजीशन है ये हमारी ओपन पैक पोजीशन है फॉर द ह्यूमरो अल्नर जॉइंट, और हम ओपन पैक पोजीशन के अंदर ही इस जॉइंट को जो है वो मोबिलाइज करते हैं जब मूवमेंट जो है वो ना हो रही हो, प्रॉपर रेंज का प्रॉब्लम हो, पेन का प्रॉब्लम हो, जो भी इंडिकेशन है मोबिलाइजेशन की, इंशाल्लाह थेरा 1 में भी आप उसको डिटेल से देखेंगे, तो हम उसके अकॉर्डिंगली जो है वो हमारे जॉइंट जो है उनको मोबिलाइज करते हैं। ये जो है ये ट्रोक्लिया है आपकी ह्यूमरस का, और ये जो इसके ऊपर नोच है इसको आप कहते हैं दैट इज ट्रोक्लियर नोच। तो ट्रोक्लिया जो है वो आर्टिकुलेट करती है विद द ट्रोक्लियर नोच ऑफ अल्ना टू फॉर्म यूर एल्बो जॉइंट, जिसको हम कहते हैं ह्यूमरो अल्नर जॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट वन इज ह्यूमरो रेडियल। नाम बताता है ह्यूमरस आर्टिकुलेट करेगा रेडियस के साथ।
इमीडिएटली लैटरल टू द ह्यूमरो अल्नर ज्वाइंट। लैटरल टू द ह्यूमरो अल्नर ज्वाइंट का क्या मतलब है? ये ह्यूमरो अल्नर ज्वाइंट है, इसके लैटरल साइड पे जो ज्वाइंट बनेगा वो हमारा ह्यूमरो रेडियल बनेगा। लैटरल हम क्यों कह रहे हैं? आपको पता ही है कि हम जो रेफरेंस देते हैं पोजीशंस का वो एनाटॉमिकल पोजीशन के अकॉर्डिंगली देते हैं। आपने देखा होगा एनाटॉमिकल पोजीशन में ये हैंड की जो है वो पोजीशन होती है, तो जो आउटसाइड ऑफ द बॉडी होती है दैट इज कॉल्ड एज लैटरल, एंड टुवर्ड्स जो मीडियल बॉर्डर होती है या जो टुवर्ड्स द बॉडी होती है आप उसको कहते हैं दैट इज मीडियल। तो ये जो है मीडियल साइड पे दैट इज कॉल्ड एज ह्यूमरो अल्नर ज्वाइंट, और फिर इसके जो बिल्कुल लैटरल साइड पे होगा, अवे फ्रॉम द बॉडी होगा या आउटसाइड ऑफ द बॉडी होगा, तो उसको हम कह देंगे कि वो हमारा ह्यूमरो रेडियल ज्वाइंट है। ह्यूमरो रेडियल ज्वाइंट जो है ये फॉर्म होता है बिटवीन द कैपिचुलम ऑफ ह्यूमरस एंड द प्रोक्सिमल एंड ऑफ द रेडियस। ठीक है, कि आपका जो कैपिचुलम है ह्यूमरस का, ठीक है, ये ह्यूमरस का कैपिचुलम है और ये हमारा जो है वो हेड ऑफ द रेडियस है। इन दोनों के दरमियान में जो ज्वाइंट बनता है दैट इज कॉल्ड एज ह्यूमरो रेडियल ज्वाइंट। ग्लाइडिंग ज्वाइंट है, ठीक है, इस पे ग्लाइडिंग होती है, लेकिन इसकी जो ग्लाइडिंग है वो लिमिटेड है जो इसके साथ ज्वाइंट पड़ा हुआ है उसकी वजह से। ठीक है, कि इसके बिल्कुल साथ जो है वो हमारा मीडियल साइड पे ह्यूमरो अल्नर ज्वाइंट पड़ा हुआ है। तो ह्यूमरो अल्नर ज्वाइंट की इसकी बिल्कुल क्लोज प्रॉक्सिमिटी में पड़े होने की वजह से जो ह्यूमरो रेडियल ज्वाइंट है इस पे ग्लाइडिंग नहीं हो पाती। ठीक है, तो इस वजह से हमारा जो हम ये कहते हैं कि ह्यूमरो जो हमारा एल्बो कॉम्प्लेक्स है, सॉरी, उसमें फिर एक पिवट है और एक जो है हमारा वो हिंज वेराइटी का ज्वाइंट है। जो हमारी ग्लाइडिंग ज्वाइंट है इसके ऊपर ग्लाइडिंग हो ही नहीं पाती क्योंकि इसके साथ बिल्कुल एडजेसेंट में हमारा जो ह्यूमरो अल्नर ज्वाइंट है वो इसकी क्लोज प्रोक्सिमिटी में है। ठीक है, अब इसकी ओपन पैक और क्लोज पैक पोजीशंस हैं। क्लोज पैक पोजीशन क्या है इसकी? अगर मैं एल्बो को 90 डिग्री तक फ्लेक्स कर लूं, पिछले वाला 70 डिग्री तक फ्लेक्शन में था, अगर मैं एल्बो को 90 डिग्री तक फ्लेक्स करती हूँ और फोर आर्म जो है वो मेरा सुपिनेटेड हो सिर्फ 5 डिग्री तक, तो उसके केस में ये मेरी क्लोज बैक पोजीशन बन जाएगी ह्यूमरो रेडियल की। इसकी ओपन बैक पोजीशन क्या है? अगर आपका आर्म बिल्कुल फुल एक्सटेंशन में है और सुपिनेशन में है, आप देखेंगे ये बिल्कुल ऑपोजिट है ह्यूमरो अल्नर ज्वाइंट के। ठीक है, ह्यूमरो अल्नर ज्वाइंट की क्लोज पैक पोजीशन है फुल एक्सटेंशन, इसकी ओपन पैक पोजीशन है फुल एक्सटेंशन। उसकी ओपन पैक पोजीशन है कि एल्बो जो है उस पे फ्लेक्शन हो 70 डिग्रीज की और साथ में सुपिनेशन हो। इसकी क्लोज पैक पोजीशन है कि एल्बो फ्लेक्स हो 90 डिग्री तक और साथ में जो फोर आर्म है उस पे सिर्फ 5 डिग्री की सुपिनेशन हो। तो ये जो है ये हमारी ओपन और क्लोज पैक पोजीशंस हैं रिलेटेड टू ह्यूमरो रेडियल ज्वाइंट। नेक्स्ट वन है प्रोक्सिमल रेडियो अल्नर ज्वाइंट। प्रोक्सिमल रेडियो अल्नर ज्वाइंट का क्या मतलब है? ये जो हमारा हेड ऑफ द रेडियस है, ठीक है, ये जो राउंड है इसको हम कहते हैं ये हेड ऑफ द रेडियस है। ये हेड ऑफ द रेडियस जो है ये रेडियल नोच के साथ आर्टिकुलेट करता है। अल्ना के ऊपर रेडियल नोच बनी होती है जिसके अंदर ये फिक्स होता है, जिसके अंदर ये मूव करता है, जिसके अंदर आप कहें कि इसके ऊपर रोटेशंस आती हैं बिकॉज इट्स अ पिवट वेराइटी। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे ज्वाइंट बनता है इसको हम प्रोक्सिमल रेडियो अल्नर ज्वाइंट कहते हैं। इसी तरह से ह्यूमरस इसी तरह से सॉरी अल्ना और रेडियस जो है वो डिस्टल पे भी ज्वाइंट बनाते हैं जिसको हम कहते हैं डिस्टल रेडियो अल्नर ज्वाइंट है। यहाँ पे जहाँ पे ये फोर आर्म पे दोनों बोन्स हैं इनके दरमियान में मसल्स के थ्रू और जो हमारे इंट्रोशियस मेम्ब्रेन है उनके थ्रू एक दूसरे के साथ ये अटैच होते हैं, जिसमें हम इसको कह देते हैं कि ये हमारा जो है वो क्या कहते हैं उसको, मिडल। ठीक है, मिडल रेडियो अल्नर ज्वाइंट आप उसको कह सकते हैं। तो ये तीन तरह के जो ज्वाइंट्स हैं बनते हैं, प्रोक्सिमल, डिस्टल और जो हमारा मिडल रेडियो अल्नर ज्वाइंट है। अब ये हमारा पिवट वैरायटी का ज्वाइंट है कि ये जो हमारा हेड ऑफ द ह्यूमरस है ये अल्ना की ये जो रेडियल नोच है इसके अंदर जो है वो मूव करता है। इसकी जो मूवमेंट्स हैं ये रोटेशन की वजह से इस पे सुपिनेशन और प्रोनेशन की मूवमेंट आती है। ठीक है, सुपिनेशन और प्रोनेशन। जब हाथ बैक साइड पे, जैसे अगर हम एटॉमिकल पोजीशन के अकॉर्डिंगली देखें तो अगर डॉर्सम अपवर्ड है तो ये प्रोनेशन है। अगर हमारा जो क्या कहते हैं इसको, पामल साइड अगर अपवर्ड है तो उसको हम कहते हैं दैट इज सुपिनेशन। ठीक है, तो ये आपकी मूवमेंट्स हैं जो बेसिकली होती हैं हमारी जो रेडियो अल्नर ज्वाइंट है उसके ऊपर। रेडियस रोल्स मीडियली एंड लैटरल ओवर द अल्ना। ठीक है, रेडियस जो है वो मीडियल और लैटरल जो है वो अल्ना के ऊपर मूव करती है जिसकी वजह से सुपिनेशन और जो प्रोनेशन है वो हो जाती है। इसकी क्लोज पैक पोजीशन क्या है? जस्ट 5 डिग्री ऑफ सुपिनेशन। ठीक है, कि अगर मैं 5 डिग्री ऑफ सुपिनेशन करती हूँ तो उसके दरमियान में मेरा जो ज्वाइंट है वो लॉक हो जाता है। ये आप देखेंगे सामने हेड ऑफ द ह्यूमरस जो है ये रोटेट करेगा, या ये आप कहें कि इसके ऊपर रोटेटरी मूवमेंट्स आती हैं
जिसकी वजह से प्रोनेशन और सुपिनेशन हो जाती है। ठीक है, कि अगर मैं ऐसे मूव करूंगी तो यहाँ से जो मेरा रेडियस का हेड है ये मेरे जो अल्नर अल्ना के ऊपर जो रेडियल नोच बनी हुई है उसके अंदर मूव करेगा, जिसकी वजह से मेरी प्रोनेशन हो जाएगी और फिर जब मैं स्ट्रेट करूंगी तो वो दोबारा से अपनी जो कंडीशन है उसमें वापस आ जाएगा। लाइक पहले इसकी जो है मीडियल रोटेशन होगी, फिर ये दोबारा से लैटरली रोटेट कर जाएगा। तो ये जो मूवमेंट है इसको हम कहते हैं कि ये हमारी सुपिनेशन और प्रोनेशन है। ठीक है, जो कि दोनों जॉइंट्स के ऊपर होती है साथ के साथ। जो हमारा डिस्टल प्रोक्सिमल अल्नर जॉइंट है, सॉरी डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट है, और जो हमारा प्रोक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट है, ये सारा कुछ आपने एनाटॉमी 1 में पढ़ा हुआ है। अब लिगामेंट्स हैं जो रीइंफोर्स करते हैं एल्बो जॉइंट को। वैसे तो एल्बो की एनाटॉमी भी इस तरह की है कि 50% तक जो उसको स्टेबिलिटी है वो अपनी एनाटॉमी से मिल जाती है, लेकिन जो बाकी की उसकी स्टेबिलिटी है वो उसके जो स्ट्रक्चर्स हैं जो उसके सराउंडिंग में लिगामेंट्स अटैच्ड हैं वो बेसिकली जो हमारी एल्बो जॉइंट है उसको सपोर्ट प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, अब दो तरह के लिगामेंट्स अटैच होते हैं, मीडियल जिसको हम अल्नर कोलैटरल लिगामेंट कहते हैं और लैटरल जिसको हम रेडियल कोलैटरल लिगामेंट्स कहते हैं। नाम ही बताता है, अल्नर है तो अल्नर वाली साइड पे लगे होंगे, रेडियल है तो रेडियस की साइड पे अटैच होंगे। अब जो मीडियल कोलैटरल लिगामेंट्स हैं इनके दो तरह के बैंड्स होते हैं, एंटीरियर एंड द पोस्टीरियर वन। जो एंटीरियर साइड पे जो अटैच होगा, ठीक है, ये प्राइमरीली स्टेबलाइजर है अगेंस्ट अ वेल्गस फोर्स। वेल्गस फोर्स क्या होती है? जो आउटवर्ड फोर्स होती है उसको हम कहते हैं कि वो हमारी वेल्गस फोर्स है, और जो हमारी इनवर्ड फोर्स होती है उसको हम कहते हैं दैट इज बेसिकली अ वेरस फोर्स। वेल्गस आउटवर्ड होती है और वेरस जो फोर्स होती है वो हमारी इनवर्ड फोर्स होती है। अब मीडियली साइड पे कोई चीज़ अटैच है, ठीक है, तो ऑब्वियसली वो प्रोटेक्ट कर रही होती है कि चीज़ जो है वो लैटरल साइड की तरफ मूव ना करे। जो चीज़ लैटरल साइड पे अटैच होती है वो ये मेक श्योर करती है कि हमारी जो स्ट्रक्चर है वो मीडियल की साइड पे जो है वो मूव ना करे। ठीक है, तो मीडियल वाले ने लैटरल की तरफ से हमें सेव करना होता है और जो लैटरल वाला है उसने हमें मीडियल की तरफ से सेव करना होता है। तो यही वही चीज़ है कि जो मीडियल कोलैटरल लिगामेंट है वो हमारी वेल्गस फोर्स के लिए स्टेबलाइज करते हैं कि आउटवर्ड जो है वो मूव ना करे, और जो हमारा रेडियल कोलैटरल लिगामेंट है, जो हमारे लैटरल लिगामेंट्स हैं वो रेजिस्ट करते हैं कि मीडियली जो फोर्स है उनको हम रेजिस्ट कर सकें। तो अब इसके दो तरह के बैंड्स हैं, एंटीरियर एंड द पोस्टीरियर। एंटीरियर बैंड इसका वेल्गस फोर्स के अगेंस्ट हमें स्टेबलाइज करता है कि आउटवर्ड जो है वो ना निकल जाए एकदम से हमारा जो जॉइंट है वो, और जो इसका पोस्टीरियर बैंड है वो एल्बो की एक्सटेंशन को लिमिट करता है। ठीक है, कि एल्बो की एक्सटेंशन जो है वो बहुत ज़्यादा ना हो जाए क्योंकि जॉइंट की डिसलोकेशन हो सकती है। इसी तरह से जो लैटरल कोलैटरल लिगामेंट है दे आर ऑफ फैन शेप, और ये रेजिस्ट करते हैं हमारी वेरस फोर्स को। इनवर्ड जो फोर्सेस लग रही हैं उनको रेजिस्ट करते हैं, ठीक है, ताकि जॉइंट की जो स्टेबिलिटी है वो कॉम्प्रोमाइज ना हो। ये जो सामने अटैच हैं आपके दे आर द एंगुलर लिगामेंट्स एट द एल्बो जॉइंट, जो कि स्टेबिलिटी को प्रोवाइड करने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। ये आप देखेंगे दिस वन इज अ वेल्गस फोर्स, जो कि आउटवर्ड की तरफ एक्ट करती है वो हमारी वेल्गस फोर्स होती है, और जो इनवर्ड की तरफ एक्ट करती हैं दे आर कॉल्ड एज द वेरस फोर्स। तो वेल्गस और वेरस जो हैं ये आउटवर्ड और इनवर्ड के लिए हम वर्ड टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल करते हैं इन टर्म्स ऑफ मेडिकल। नेक्स्ट वन इज कैरिंग एंगल। कैरिंग एंगल के बारे में आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा एनाटॉमी 1 के अंदर कि वो एंगल जो आपके लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस जो है ह्यूमरस का और आपकी जो अल्ना है, ठीक है, यहाँ पे आपकी ह्यूमरस है और यहाँ पे जो आपकी अल्ना है, इन दोनों के दरमियान का जो एंगल होता है उसको हम कहते हैं दैट इज बेसिकली अ कैरिंग एंगल। ठीक है, इसकी कोई ऐसा सिग्निफिकेंस नहीं रिपोर्ट हुई कि इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, बस ये कहा जाता है कि फीमेल्स में जो कैरिंग एंगल है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू मेंस, और इसकी जो नॉर्मल रेंज है दैट इज 10 डिग्रीज टू 15 डिग्रीज इन एडल्ट्स। ठीक है, और फीमेल्स में ये लार्जर होता है। जैसे जैसे आपकी स्केलेटल ग्रोथ होती जाती है वैसे वैसे ये चेंज होता रहता है। जैसे वो लोग जो अपना डोमिनेंट, जैसे मेरा डोमिनेंट अगर राइट है और मैं राइट को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रही हूँ, और मैं अगर कोई एथलीट बन जाती हूँ या किसी स्पोर्ट में पार्टिसिपेट करती हूँ और मैं इसको जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रही हूँ, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा ये चीज़ कि जो चीज़ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है उसकी हाइपरट्रॉफी स्टार्ट हो जाती है। तो जब मेरा डोमिनेंट हैंड बहुत इस्तेमाल होता है तो मेरे ये मसल्स की जब हाइपरट्रॉफी होगी तो मेरे ये जो बोन्स हैं स्केलेटल चेंजिंग्स आएंगी, तो डोमिनेंट हैंड्स के कैरिंग एंगल ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू अ नॉन डोमिनेंट हैंड।
ठीक है, कि जिस हाथ को आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उसमें स्केलेटल अडेप्टेशंस की वजह से, बोन ग्रोथ की वजह से आपकी जो एंगल है वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू जो आपका नॉन डोमिनेंट हैंड है। और अगर आपको फ्लेक्शन कॉन्ट्रैक्चर डेवलप हो गया है, ठीक है, किसी का खुदा ना खास्ता फ्रैक्चर हो गया, बोन फ्रैक्चर होगी, उसने उसके बाद पीओपी लगा लिया जिसको हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं, अब उसकी मूवमेंट्स नहीं हो रही, तो यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता कॉन्ट्रैक्चर बन जाएगा। ठीक है, तो अगर फ्लेक्शन कॉन्ट्रैक्चर हुआ है तो इस तरह के लोगों में आप कैरिंग एंगल को मेजर नहीं कर पाते, तो इट्स डिफिकल्ट टू असेस इफ देयर इज अ फ्लेक्शन कॉन्ट्रैक्चर। ये नॉर्मल एंगल है, ठीक है, कि थोड़ा सा आउटवर्ड की तरफ होती है आपकी अल्ना, ठीक है, इसको हम कहते हैं नॉर्मल हमारा क्यूबिटस वेल्गस है, क्योंकि ये आउटवर्ड की तरफ है, इनवर्ड की तरफ नहीं है। अगर ये बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि नॉर्मल हमने बात की है इट्स 10 to 15, और अगर ये बहुत ज़्यादा हो जाए तो हम कहेंगे कि एक्सेसिव हो गया, ये एक्सेसिव क्यूबिटस वेल्गस है, इसके केस में पेन भी आती है और इंस्टेबिलिटीज़ वगैरह भी आती हैं। इसी तरह से अगर ये इनवर्ट की तरफ मूव कर जाएगा तो उसके केस में हमारा इसको हम कहेंगे कि दैट इज़ अ वेरस, क्योंकि हमने अभी बात की थी कि वेरस इज़ एन इनवर्ट फोर्स और जो वेल्गस है दैट्स एन आउटवर्ड फोर्स। तो क्यूबिटस वेरस जो है ये हमारा इनवर्ट, अगर हमारा एंगल कम हो जाता है, लाइक आप देखेंगे ये 5 डिग्रीज तक चला गया है, तो उसके केस में दैट इज़ अ क्यूबिटस वेरस। ठीक है, तो ये हमारा कैरिंग एंगल है जो कि हम बात करते हैं इन द एनाटमी ऑफ एल्बो जॉइंट। नेक्स्ट वन इज कि हमारा जो एल्बो जॉइंट है इसके ऊपर कौन कौन सी मूवमेंट्स पॉसिबल हैं। अगर हम स्पेसिफिकली बात करेंगे ह्यूमरल अल्नर की, तो हमने पहले बात की थी कि फ्लेक्शन है और एक्सटेंशन है। अगर हम बात करते हैं साथ में जो हमारे अल्नर जॉइंट्स हैं, रेडियो अल्नर सॉरी, तो उसके केस में हमारी जो सुपिनेशन की मूवमेंट है और जो प्रोनेशन की मूवमेंट है, तो इसका मतलब है कि बाई एक्सियल है, कि दो एक्सिस पे ये मूवमेंट देता है। या कंपाउंड जॉइंट है, ट्रोकोगिंगलीमस है, कि इसमें हिंज भी वैरायटी है और इसके अंदर साथ में हमारा जो पिवट है वो भी वैरायटी इसके साथ जो है वो एसोसिएटेड है। नेक्स्ट वन है फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन के कौन कौन से मसल्स ये मूवमेंट्स कराते हैं। क्योंकि हम बायोमैकेनिक्स पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली हमने इसका काइनेमैटिक पोर्शन भी पढ़ना है और काइनेटिक पोर्शन भी पढ़ना है। तो काइनेमैटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज़रूरी है कि कौन कौन सी मूवमेंट्स हैं जो पॉसिबल हैं उस जॉइंट पे, एंड विच मसल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट स्पेसिफिक मूवमेंट्स। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं कि एल्बो के ऊपर दो तरह की मूवमेंट्स पॉसिबल हैं, फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन, तो वो मसल्स जो कि एंटीरियरली अटैच हैं दे आर द फ्लेक्सर्स, एंड वो मसल्स जो कि पोस्टीरियरली अटैच्ड हैं दे आर द एक्सटेंसर्स ऑफ द एल्बो जॉइंट। अब बात यह है कि विच मसल्स आर अटैच्ड एंटीरियरली, बाइसेप्स, ब्रेकियालिस एंड कोरैकोब्रेकियालिस। ठीक है, सॉरी ब्रेकोरेडियालिस। तो ये तीन मसल्स हैं बेसिकली जो हमारे मेन, आप कह सकते हैं कि हमारे ये जो फ्लेक्सर्स हैं। दूसरा मसल्स जो कि पोस्टीरियरली टू द एल्बो जॉइंट अटैच हैं दे आर द ट्राइसेप्स एंड देन कॉनियस, और ये बहुत हमारे जो हैं वो एल्बो के एक्सटेंसर्स हैं। इनको कौन कौन से नर्व सप्लाई करती है, जो हमारे मेन फ्लेक्सर्स हैं, बाइसेप हैं, ब्रेकियालिस है और ब्रेकोरेडियालिस हैं, दे आर सप्लाइड बाय द मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व C5 से 6 जिसकी नर्व रूट है, और जो हमारे एक्सटेंसर्स हैं उनको हमारे बैक साइड से जो रेडियल नर्व है वो सप्लाई करती है। अब हम वन बाय वन इन मसल्स के बारे में देख लेते हैं। फर्स्ट वन है ब्रेकियालिस। ब्रेकियालिस जो है वो उसका नाम बताता है, ब्रेकियम मीन्स आर्म, ये आर्म है और ये फोर आर्म है। इसका मतलब है कि ये आर्म से निकलेगा तो ये ह्यूमरस से निकलेगा, ठीक है, एंटीरियर लोअर हाफ ऑफ द ह्यूमरस से इसने निकलना है और जाके जो अल्ना का कोरोनाइड प्रोसेस है उसके साथ अटैच हो जाना है। ठीक है, कि ये हेड ऑफ द ह्यूमरस से निकलेगा और ये जाके जो अल्ना का कोरोनाइड प्रोसेस है उसके ऊपर जो है ये जाके अटैचमेंट दे देगा, तो ये हमारा ब्रेकियालिस मसल है। ब्रेकियालिस जो मसल है ये हमारा आप कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्गेस्ट फ्लेक्सर है, स्ट्रॉन्गेस्ट फ्लेक्सर है, और साथ में इसकी ये जो इंसर्शन है कि ये जो एंगल ऑफ पुल जो इसका देता है ये ह्यूमरस से निकल के बिल्कुल जो अल्ना है उसके मिडल में आके अटैच हो जाता है। इसकी वजह से ये हमारा इक्वली अफेक्टिव है सुपिनेशन में भी और प्रोनेशन में भी। ठीक है, कि चाहे आपके जो रेडियो अल्नर ज्वाइंट है इस पे चाहे सुपिनेशन हो चाहे इसके ऊपर प्रोनेशन हो, ये ब्रेकियालिस जो है वो हमारा इक्वली अफेक्टिव होता है। ठीक है, उसने वैसे ही हमारी जो फ्लेक्शन है उसको परफॉर्म करना है, ये इससे कंफ्यूज नहीं होना, इसको निकाल दें। ठीक है, ये हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट फ्लेक्सर है और ये इसके जो एंगल ऑफ पुल है उसकी वजह से ये इक्वली अफेक्टिव है कि जब चाहे हमारे आर्म के ऊपर जो है वो सुपिनेशन हो या चाहे उसके ऊपर प्रोनेशन हो। इसी वजह से हम इसको वर्क हॉर्स कहते हैं एल्बो का। ठीक है, क्योंकि ये बहुत अच्छा फ्लेक्सर है, स्ट्रॉन्गेस्ट फ्लेक्सर है, तो ये हमारा वर्क हॉर्स ऑफ एल्बो जो है इसका दूसरा नाम है।
सेकेंड वन इज बाइसेप ब्रेकियाई मसल। बाइसेप ब्रेकियाई जो है उसका नाम बताता है कि इसके 2 हेड्स हैं। हमने बात की थी कि एक हेड जो है वो इसका निकलता है हमारा जो ग्लिनाइड लैब्रम है उसके पास से, ठीक है। तो वहां से इसका सुपीरियर हेड जो है वो निकलेगा और आके जो है ये जो इसका अपर रिम है वो ग्लिनाइड फोसा से निकलता है जहां से हमारा लैब्रम है, और साथ में जो कोराकाइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला है वहां से इसका दूसरा एंड निकलता है। और ये दोनों आके हमारी जो रेडियस की ट्यूबरोसिटीज हैं, ऊपर तो ये 2 हैं, नीचे आके ये एक ही टेंडन में कन्वर्ट हो जाते हैं। जो एक टेंडन है वो जाके जो रेडियस की रेडियल ट्यूबरोसिटी है उसके ऊपर जाके अटैच हो जाता है, ठीक है। अब इसके ऊपर फर्क पड़ता है कि आपकी एल्बो की क्या पोजीशन है। हमने बात की थी कि ब्रेकियालिस को कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप सुपिनेशन में हैं चाहे वो प्रोनेशन में है, वो इक्वली इफेक्टिव है अपने एंगल ऑफ पुल की वजह से। ये मसल जो है ये ज्यादा इफेक्टिव तब होता है, ज्यादा अच्छी ये फ्लेक्शन तब परफॉर्म करता है जब हमारा जो आर्म है, सॉरी जो हमारा फोर आर्म है दैट इज सुपिनेटेड। सुपिनेशन में ये ज्यादा अच्छा काम करता है। अब इसके पीछे क्या बायोमैकेनिक्स है। जब मैं सुपिनेट करती हूँ तो मेरा जो बाइसेप ब्रेकियाई है वो स्लाइटली स्ट्रेच हो जाता है। फिर वो सारे का सारा वो जो स्ट्रेच रिफ्लेक्स है वो आपके माइंड में आना चाहिए कि जब मसल पे थोड़ी सी स्ट्रेचिंग होती है तो मसल के अंदर जो हमारे मसल स्पिंडल्स हैं वो इसको सेंस कर लेते हैं, वो सेंस करते हैं तो वो फिर सिग्नल्स भेजते हैं। जब वो सिग्नल भेजते हैं तो ऊपर से कमांड आती है कि इस मसल की जो है वो कॉन्ट्रैक्शन को इनिशिएट कर दिया जाए, GTO फायर हो जाते हैं। तो इस पोजीशन में मसल थोड़ा सा स्ट्रेच होता है। जब मसल स्ट्रेच होगा तो उसकी कॉन्ट्रैक्शन की जो एबिलिटी है वो बढ़ जाती है, ठीक है। कि जब भी आप इमिडिएटली आप किसी चीज को जब स्ट्रेच करते हैं तो उसकी कॉन्ट्रैक्शन की एबिलिटीज बढ़ जाती हैं। जब मसल ज्यादा पावरफुली कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ऑब्वियसली वो अपना काम ज्यादा अच्छे तरीके से जो है वो परफॉर्म कर सकता है। तो ये इसके पीछे रीजन है कि जब हम आर्म को सुपिनेट करते हैं फोर आर्म को तो हमारा जो बाइसेप है वो स्लाइटली स्ट्रेच हो जाता है। जब वो स्लाइटली स्ट्रेच होगा तो उसकी जो कॉन्ट्रैक्शन की एबिलिटी है दैट वुड इंक्रीज, ठीक है। अब आप देखेंगे सामने आपके जो है वो डायग्राम बनी हुई है। ये आपका सुपिनेटेड हैंड है एंड दिस वन इज द प्रोनेटेड, ठीक है। आप देख सकते हैं कि जब आपका फोर आर्म प्रोनेटेड होता है तो बाइसेप का जो ये डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी के ऊपर जो अटैचमेंट है वो अंदर की तरफ चली जाती है, ट्विस्टिंग जब आती है इसके ऊपर, ठीक है। तो ये जो पोजीशन है ये बाइसेप के नॉर्मल फंक्शन के साथ इंटरफेयर करती है, जिसकी वजह से बाइसेप जो है वो ज्यादा अच्छे तरीके से जो है वो फ्लेक्शन को परफॉर्म नहीं कर पाएगा या ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हमारा जो है वो फ्लेक्सर नहीं बन पाएगा। और जब ये स्ट्रेच होगा जब ये सुपिनेटेड पोजीशन में होगा तो उस केस में जो हमारा बाइसेप है वो ट्विस्टेड नहीं है अंडर द बोन, और जिसकी वजह से ये ज़्यादा स्ट्रॉन्गली हमारी जो एल्बो है उसको फ्लेक्स कर सकता है, ठीक है। तो वो वाली बात जो पीछे लिखी हुई थी कि जो ब्रेकियालिस है वो ज़्यादा अच्छा तब होता है स्ट्रॉन्ग फ्लेक्सर जब वो प्रोनेशन में है, तो वो इसके इसके कंपैरिजन में था कि जब यहाँ पे जब प्रोनेशन आती है तो हमारा जो बाइसेप है वो प्रॉपरली जो है वो नहीं परफॉर्म कर पाता है एल्बो की फ्लेक्शन को, जबकि वो सुपिनेशन में हो, ठीक है। तो वो इसके रेफरेंस से बात वहाँ पे मेंशन थी, मैंने इसलिए वहाँ से सिप कराई ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि नीचे तो लिखा हुआ है कि इक्वली इफेक्टिव है और अब आप कह रही हैं कि वो ऊपर लिखा हुआ है कि वो प्रोनेशन में ज़्यादा अच्छा है। तो वो इसके रेफरेंस से है कि जब हम प्रोनेशन करते हैं उस टाइम पे जो ब्रेकियालिस है वो ज्यादा स्ट्रॉन्गली एज फ्लेक्सर के तौर पे एक्ट करता है, इसके रीजन की वजह से कि इसका जो बाइसेप का हेड है वो ट्विस्ट कर जाता है अंदर बोन में, जिसकी वजह से जो मूवमेंट है वो नहीं हो पाती, ठीक है। तो होपफुली ये चीज आपको अब क्लियर हो गई होगी। थर्ड वन जो मसल है दैट इज ब्रेकोरेडियालिस। नाम बताता है ब्रेकियम यानी ह्यूमरस से निकलेगा और रेडियस के ऊपर जाके जो है वो अटैच हो जाएगा। तो ये जो हमारी लैटरल साइड पे सुप्राकंडाइलर जो रिजेस होती हैं, आपने पढ़ा होगा कि 2 तरह की रिज होती हैं, मीडियल सुप्राकंडाइलर एंड द लैटरल सुप्राकंडाइलर रिज ऑफ द ह्यूमरस। तो जो लैटरल सुप्राकंडाइलर रिज ऑफ द ह्यूमरस है वहां से लोअर एंड से निकलता है आपका ब्रेकोरेडियालिस, और जो स्टिलॉइड प्रोसेस है हमारा रेडियस का उसके ऊपर जाके अटैच हो जाता है, ठीक है। तो ये तब ज्यादा इफेक्टिव होता है जब आपका आर्म न्यूट्रल पोजीशन में पड़ा हो, ठीक है। ना तो ज्यादा प्रोनेटेड है ना ही सुपिनेटेड है, न्यूट्रल पोजीशन है। न्यूट्रल पोजीशन में क्यों ये ज्यादा इफेक्टिव होता है, सेम वही बात, क्योंकि इस पोजीशन में ये मसल जो है वो स्लाइटली स्ट्रेच होता है, ठीक है। तो ये वाली बात तो थी हमारे एल्बो के फ्लेक्सर्स के साथ। नेक्स्ट वन इज ट्राइसेप। ट्राइसेप जो है ये हमारे पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे अटैच है। ट्राइसेप का नाम बताता है कि इसके 3 हेड्स हैं, ठीक है। और तीनों जो हैं उनके प्रोक्सिमल अटैचमेंट डिफरेंट है, लेकिन तीनों इकट्ठे होके ब्लेंड होके एक ही टेंडन की फॉर्म में हमारा जो कॉलिक्यूराइन प्रोसेस है अल्ना का उसके ऊपर जाके अटैच हो जाते हैं, ठीक है। अब इसमें बायोमैकेनिक्स क्या है।
ये जो इसके तीनों हेड्स हैं ये नॉर्मली ब्लेंड करके जब ओलिक्रानियन प्रोसेस ऑफ अल्ना के ऊपर अटैच होते हैं तो ये बिल्कुल एक्सिस ऑफ मूवमेंट के पास अटैच है, यानी कि एंगल ऑफ पुल अच्छा नहीं होगा। एंगल ऑफ पुल तब अच्छा होता है, आपने काइनी में पढ़ा होगा, जब 90 डिग्री का एंगल बने। अब जब ये क्लोजली अटैच है हमारे एक्सिस ऑफ मूवमेंट के साथ, तो इस वजह से ये हमारी जो है वो आप कहें कि इनका एंगल ऑफ पुल जो है वो इतना अच्छा नहीं होता। लेकिन इसका साइज बड़ा है, इसके 3 हेड्स हैं, ये बड़ा स्ट्रॉन्ग मसल होता है, इस वजह से ज़्यादा इफेक्टिवली काम कर लेता है। अदरवाइज मूवमेंट आर्म कम होने की वजह से ये जो हमारा मसल है जब एक्सिस ऑफ मूवमेंट के क्लोजली जब ये अटैच होता है तो इस मसल को फोर्स ज़्यादा जनरेट करनी पड़ती है। ठीक है, तो जब इसको फोर्स ज़्यादा जनरेट करनी पड़ेगी तो इसका जो वर्क है वो ऑब्वियसली बढ़ जाता है। लेकिन ये सब चीज़ें तब पॉसिबल हो जाती हैं कि इसका साइज बड़ा अच्छा है, इसकी स्ट्रेंथ बड़ी अच्छी है। अदरवाइज एक्सिस ऑफ मूवमेंट जो है वो इसको अच्छा एंगल ऑफ पुल जो है वो नहीं देता। इसके अलावा जो एक और एक्सटेंसर है एल्बो का, दैट इज कॉल्ड एज एनकोनियस। एनकोनियस जो है वो हमारा जो लैटरल सुप्राकंडाइल है, लैटरल जो एपिकंडाइल है सॉरी ह्यूमरस का, वहाँ से जो है इसकी ये ओरिजिनेट होता है और आके हमारा जो एलिक्रोनियन प्रोसेस है उसकी जो पोस्टीरियर साइड है अल्ना की, उसके ऊपर जाके अटैच हो जाता है। ये असिस्ट करता है हमारी एक्सटेंशन को। ठीक है, कि आप ये कह सकते हैं कि रिसर्चेज ये कहती हैं कि जो मीडियल और लैटरल जो हमारे हेड हैं ट्राइसेप्स के, वो 70 to 90% तक एल्बो को एक्सटेंड करते हैं और बाकी का जो रिमेनिंग पोर्शन है, जो 15% कॉन्ट्रीब्यूशन है, वो हमारी एनकोनियस से आती है। ठीक है, कि जो लैटरल और मीडियल हेड हैं वो हमारे कंट्रीब्यूट करते हैं 70 to 90% और जो हमारा 15% है वो एनकोनियस करेगा। अब बात यह है कि ये तो लैटरल और मीडियल हेड की बात हो गई, तो जो लॉन्ग हेड ऑफ द ट्राइसेप है वो काम क्या करता है? लॉन्ग हेड ऑफ द ट्राइसेप जो है ये क्योंकि लॉन्ग है, ये शोल्डर से भी पास होता है और ये एल्बो जॉइंट से भी पास होता है, तो टू जॉइंट एक्टिंग मसल है ये, इस वजह से प्रॉपरली जो है वो काम नहीं कर पाता। ये इसकी कंट्रीब्यूशन जो है वो बहुत कम है इन दोनों हेड की निस्बत, तो इस वजह से इसका यहाँ पे जो है वो मेंशन नहीं है। क्या रीजन है? लैटरल और मीडियल हेड जो है वो ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं एल्बो की एक्सटेंशन पे। जो लॉन्ग हेड ऑफ द ट्राइसेप है उसकी कंट्रीब्यूशन ज्यादा नहीं है। उसकी कंट्रीब्यूशन इस वजह से ज्यादा नहीं है कि उसका हेड बहुत लॉन्ग है, वो शोल्डर को भी क्रॉस करता है, वो यहाँ से एल्बो जॉइंट को भी क्रॉस करके इंसर्ट करता है। वो टू जॉइंट एक्टिंग मसल है, इस वजह से उसकी जो कंट्रीब्यूशन है वो लेस है एज कम्पेयर टू सिंगल जॉइंट एक्टिंग मसल्स। ठीक है, ये हम शोल्डर की बात नहीं कर रहे, हम एल्बो की एक्सटेंशन में इसका रोल की बात कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन है सुपिनेशन और प्रोनेशन। हमने अभी बात की थी एल्बो की फ्लेक्शन एक्सटेंशन की। अब जो प्रोनेशन और सुपिनेशन है, हमने पहले बात की पिवट जॉइंट है। ठीक है, तो रोटेशन आती है रेडियस और अल्ना की। ठीक है, ये कि रेडियस जो है वो आपकी रोटेट कर जाती है अल्ना का जो आपका रेडियल नोच है उसके साथ। आर्टिकुलेशंस में क्या है, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल रेडियो अल्नर ज्वाइंट है जो कि पिवट की वैरायटी है, और जो मिडल रेडियो अल्नर ज्वाइंट है वो सिंडस्मोसिस है, कि यहाँ पे जो इंट्रोशियस मेम्ब्रेन है उसने इन दोनों को अपने साथ जो है वो होल्ड करके रखा हुआ है, तो इसको हम कहते हैं कि ये हमारा सिंडस्मोसिस जो है वो ज्वाइंट है। तो अब इसके कौन कौन से मसल्स हैं? जो सुपिनेशन है वो मेनली परफॉर्म होती है सुपिनेटर से या बाइसेप से। बाइसेप तब एक्ट करता है एज अ स्ट्रॉन्ग सुपिनेटर जब एल्बो फ्लेक्स्ड हो। ठीक है, अगर एल्बो फ्लेक्स्ड होगी तो उस टाइम पे जो बाइसेप है वो स्ट्रॉन्ग सुपिनेटर के तौर पे भी एक्ट करता है। अदरवाइज अगर एल्बो जो है वो फ्लेक्स नहीं है तो मेन जो मसल है सुपिनेशन का, दैट इज अ सुपिनेटर मसल। प्रोनेशन जो है वो प्रोनेटर क्वाड्रेटस करता है, मेन जो मसल है दैट इज प्रोनेटर क्वाड्रेटस, उसको असिस्ट करते हैं हमारे प्रोनेटर टीरीज अगर जो है वो प्रोनेटर क्वाड्रेटस जो है वो प्रॉपरली फंक्शन ना कर रहे हो। ठीक है, तो उस केस में हमारा जो प्रोनेटर टीरीज हैं वो असिस्ट करते हैं हमारे प्रोनेटर क्वाड्रेटस को। ये सुपिनेटर मसल है। ठीक है, और ये वाला जो मसल है दैट इज अ प्रोनेटर टीरीज, और जो नीचे मसल आपके अटैच होता है उसको हम कहते हैं दैट इज प्रोनेटर क्वाड्रेटस। ठीक है, जो कि मेन हमारा प्रोनेटर है एल्बो जॉइंट का। नेक्स्ट वन है लोड्स ऑन द एल्बो जॉइंट। एल्बो जॉइंट के ऊपर कौन कौन से लोड्स पड़ते हैं? अपेरेंटली एल्बो इज नॉट अ वेट बेरिंग जॉइंट। ठीक है, एल्बो के ऊपर सच कोई वेट बेरिंग जॉइंट नहीं है एल्बो, लेकिन रिसर्चेज ये कहती हैं कि जो हमारी डेली लाइफ की एक्टिविटीज हैं उनमें एल्बोज के ऊपर लोड्स पड़ते हैं। एल्बो को डिफरेंट लोड्स को जो है वो काउंटर बैलेंस करना पड़ता है। जैसे हम कुछ खा रहे हैं या हम कुछ पहन रहे हैं, ठीक है, हम ड्रेसिंग कर रहे हैं, तो हमारा जो एल्बो जॉइंट है उसके ऊपर रिपोर्ट किया गया है कि 300 जो न्यूटन कंप्रेसिव लोड्स हैं वो पड़ते हैं।
जब आप चेयर से उठ रहे होते हैं और अपने जो एल्बो है उसको आप आर्म रेस्ट के ऊपर फिक्स करके उठते हैं एकदम से, ठीक है, जो हमारी चेयर्स ऐसी होती हैं जिन पे आर्म सपोर्ट किए जा सकते हैं, जैसे जिस चेयर पे मैं बैठी हूँ उसका आर्म रेस्ट नहीं है, वो चेयर जिनके आर्म रेस्ट हो, जिनको आप एकदम से उनके ऊपर फोर्स लगा के आप एकदम से जब उठते हैं, तो उस केस में 1700 जो न्यूटन फोर्स है वो एल्बो जॉइंट पे लग सकती है। आप फ्लोर से कोई टेबल जो है उसको पुल कर रहे हैं, उस केस में 1900 जो न्यूटन फोर्स है वो आ सकती है। आप मॉडरेट एक्टिविटीज कर रहे हैं अपनी डेली लाइफ की, ठीक है, तो वो आपकी जो ह्यूमरल अल्नर जॉइंट है उसके ऊपर फोर्स को डायरेक्ट कर सकती हैं 1600 न्यूटन की, और ह्यूमरल रेडियल जो फोर्स है उसके ऊपर 800 न्यूटन। इसी तरह से अगर आप पुशअप एक्टिविटीज कर रहे हैं तो पुशअप्स के दौरान आपको जो पूरा बॉडी वेट है उसका 45% पड़ता है ईच एल्बो पे, ठीक है, एक पे 45%, एक पे 45%, तो आप कह सकते हैं कि 90% जो है वो आपका पुशअप के दरमियान जो बॉडी वेट है उस हद तक की जो फोर्स है वो एक्ट करती है। जैसे दिस वन इज द पुशअप, ठीक है। अब पुशअप में क्या है कि एल्बो जॉइंट जो है ये वेट बेरिंग जॉइंट बन गया, तो इसके दरमियान में आपकी जो पूरी बॉडी का जो वेट है उसका 45% पड़ता है आपके ईच एल्बो जॉइंट के ऊपर, तो टोटल ये आपका 90% हो गया है दोनों आपके जो जॉइंट्स हैं उसके ऊपर। यहाँ पे एक लाइन मेंशन है, मैक्सिमल आइसोमेट्रिक फ्लेक्शन ड्यूरिंग एल्बो एक्सटेंशन प्रोड्यूस कंप्रेसिव फोर्सेस 2 टाइम्स द बॉडी वेट। एल्बो इसमें एक्सटेंड की गई है, एल्बो एक्सटेंड है, लेकिन आप देखेंगे कॉन्ट्रैक्शन जो है दे आर द आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि चेंज इन लेंथ नहीं आ रहा, ठीक है, आपने सिंपल जो है वो स्टैटिक पुशअप्स आप लगा रहे हैं। तो अब इस पोजीशन को होल्ड करने के लिए मसल्स आर कॉन्ट्रैक्टिंग आइसोमेट्रिकली, तो इस पोजीशन में जब मसल्स आइसोमेट्रिकली कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं जबकि एल्बो एक्सटेंडेड है, तो इस टाइम पे जो फोर्सेस लग रही हैं वो हमारे पूरी बॉडी वेट का 2 टाइम्स है, कि पूरा जो आपका बॉडी वेट है उससे 2 टाइम्स ज्यादा इस टाइम पे आपका जो एल्बो जॉइंट है इसके ऊपर फोर्सेस एक्ट कर रही होती हैं, ठीक है। Triceps attachment to the ulna is closer to the elbow joint center than the attachment of the brachialis on the ulna and biceps on the radius। क्या बात है जो हमने अभी पीछे बात की थी कि जो ट्राइसेप है वो आपके जब अटैच होता है इसके साथ एल्बो के ऊपर, तो वो बिल्कुल आपके एक्सिस ऑफ रोटेशन के साथ अटैच है, जिसकी वजह से मोमेंटम कम हो जाता है, ठीक है। जबकि जो ब्रेकियालिस है और जो बाइसेप्स हैं ये अपने सही एंगल्स के साथ जो है वो अटैच है एल्बो जॉइंट पे, तो इसका मतलब है कि ट्राइसेप का मोमेंटम छोटा है एज कंपेयर टू बाइसेप्स मोमेंटम या फ्लेक्सर्स मोमेंटम। अब जब मोमेंटम ज्यादा होता है तो आप सबको पता है टॉर्क ज्यादा जनरेट होता है, और अगर मोमेंटम कम हो तो टॉर्क कम जनरेट होता है। अब क्या है कि फ्लेक्सर्स बहुत ज्यादा टॉर्क जनरेट कर रहे हैं और एक्सटेंसर्स जो है वो टॉर्क जनरेट नहीं कर पा रहे ड्यू टू शॉर्टर मोमेंटम। तो फ्लेक्सर्स एक्सटेंसर्स को फ्लेक्सर्स के साथ कंपटीशन करने के लिए, फ्लेक्सर्स की फोर्सेस को काउंटर बैलेंस करने के लिए, फ्लेक्सर्स के इक्वल टॉर्क जनरेट करने के लिए, ताकि दोनों एक दूसरे के अफेक्ट को नलिफाई कर दें, जॉइंट की जो स्टेबिलिटी है वो कॉम्प्रोमाइज ना हो, एक्सटेंसर्स को बहुत ज्यादा फोर्स जनरेट करनी पड़ती है, ठीक है। एक्सटेंसर्स को यानी कि ट्राइसेप्स को बहुत ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, तो जब ट्राइसेप्स को बहुत ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती है तो एक्सटेंशन के दौरान ज़्यादा कंप्रेसिव लोड्स आते हैं एज कंपेयर टू फ्लेक्शन। बात समझ आ गई? किस वजह से कि हमारे जो फ्लेक्सर्स हैं उनका मोमेंटम ज़्यादा है, उनमें टॉर्क ज़्यादा जनरेट हो रहा है, उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए हमारे जो एक्सटेंसर्स हैं उनको फोर्स प्रोड्यूस करनी पड़ती है, उनको जब फोर्स प्रोड्यूस करनी पड़ती है, ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती है, तो हमारे जो शोल्डर है उस सॉरी जो एल्बो है उसमें एक्सटेंशन के दौरान फिर ज़्यादा कंप्रेसिव लोड्स पड़ते हैं एज कंपेयर टू फ्लेक्शन, ठीक है। ट्राइसेप का जो मोमेंटम है वो वेरी करता है पोजीशन ऑफ एल्बो के साथ ड्यू टू द शेप ऑफ ओलिक्रानन, ठीक है। कुछ लोगों में ओलिक्रानन की शेप जो है वो डिफरेंट होती है, तो जैसे जैसे आपका एनाटमी डिफरेंट होती जाएगी वैसे वैसे ऑब्वियसली आपका जो एंगल ऑफ पुल है या जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो डिफरेंट हो जाएगा। जब एक्सिस ऑफ रोटेशन डिफरेंट होगा, जब डिस्टेंस बढ़ेगा, तो मोमेंट आर्म जो है वो वेरी करता जाएगा, ठीक है। तो ये फ्लेक्शन में जो है वो ज्यादा है मोमेंट आर्म एज कंपेयर टू देन इन द फुल एक्सटेंशन। अब फ्लेक्शन के दरमियान में क्या है कि ट्राइसेप रिलैक्स हैं, जब ट्राइसेप रिलैक्स होंगे तो कंप्रेसिव लोड्स जो है वो कम आएंगे, और जब ट्राइसेप जो है वो एक्सटेंडेड होते हैं तो उस टाइम पे जो लोड्स हैं वो ज़्यादा आते हैं, क्योंकि उन्हें बाइसेप को काउंटर बैलेंस करने के लिए ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती है, ठीक है। एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट एक दूसरे के रेसिप्रोकल में काम करते हैं, तो इस वजह से जो फ्लेक्शन है एल्बो जॉइंट की उसमें कम कंप्रेसिव लोड्स आते हैं, लेकिन जो हमारी एक्सटेंशन है उसके अंदर ज़्यादा कंप्रेसिव लोड्स आएंगे।
ठीक है। ये इसके एंड पे जो है वो एडिशनल एक वीडियो जो है वो इसके साथ अटैच है, उसका लिंक जो है वो आपके लेक्चर के एंड पे है। किसी को ना समझ आए तो आप उस जो आपकी वीडियो है उसको गो थ्रू कर सकते हैं, या अगर आप कहते हैं तो मैं अभी जो है वो उसको गो थ्रू करवा देती हूँ आप लोगों को। अभी करवा दूं उसको गो थ्रू? यस मैम। एक मिनट, मैं इसको अभी आपको ओपन करके दिखाती हूँ। जो हमने पीछे पढ़ा है सारा वो समझ आ गई है सबको, या ऊपर से गुजर गया? यस मैम आ गई है। जी, सबको शो हो रही है वीडियो? यस मैम। मल्टीपल चीज़ें हैं जो अटैच हैं, जो रिलेटेड हैं हमारे एल्बो जॉइंट के साथ। ठीक है, अगर हम बोन्स की बात करते हैं तो ह्यूमरस है, ठीक है, अल्ना है जो हमारी लार्जर बोन है फोर आर्म की, और साथ में हमारी रेडियस है। ठीक है, ये तीन बोन्स हैं जो मिलके हमारा एल्बो जॉइंट बना रही हैं। हिंज है अगर बेसिकली हम बात करते हैं जिसपे सिर्फ फ्लेक्शन और एक्सटेंशन मूवमेंट होती है। रेडियल हेड और ह्यूमरस के दरमियान में जो जॉइंट बनता है, ठीक है, ये आप देखेंगे ये आर्टिकुलर कार्टिलेजेस अटैच्ड हैं, ठीक है, आपके जॉइंट्स के ऊपर। आर्टिकुलर कार्टिलेजेस हैं जो एंड ऑफ द बोन्स जो है उनको कवर करते हैं। ये आर्टिकुलर कार्टिलेज ही है जो हेल्प करता है कि हमारे जो मूवमेंट्स हैं वो स्मूथ हो जाएं, कि आप जब मूवमेंट करें तो आराम से स्लाइड कर सकें तो आर्टिकुलर सर्फेसिस एक दूसरे के अगेंस्ट में। अब लिगामेंट्स हैं जो मल्टीपल इसको रीइंफोर्स कर रहे हैं ताकि जॉइंट जो है उसकी स्टेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज ना हो। बस नजर आ गई है, तेरे लो दो ले लो, मेरे को कटो। अभी नहीं, मेरे पास तो बिल्कुल भी नहीं आई। मेरे को भी ये दिखा दो।
या बाइसेप्स है? देखेंगे जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये पुल कर लेता है एल्बो को अपनी तरफ, जिसको हम कहते हैं कि एल्बो पे फ्लेक्शन हो गई है। ट्राइसेप्स जो है वो बैक साइड पे अटैच है, और जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो एल्बो के ऊपर जो है वो एक्सटेंशन हो जाती है। लैटरल एपिकंडाइल से निकलता है और नीचे स्टिलॉइड प्रोसेस पे जो मसल अटैच है, हमने बात की थी कि वो हमारा ब्रेकोरेडियालिस है। ये मल्टीपल मसल्स जो हमारे निकलते हैं लेटरल एपिकंडाइल से, वो आप लोगों ने पढ़े होंगे पहले कि जो हमारे एक्सटेंसर्स हैं वो सारे मीडियल एपिकंडाइल से निकलते हैं, और जो हमारे फ्लेक्सर्स हैं वो मीडियल एपिकंडाइल से निकलते हैं। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे टेंडनाइटिस जो है वो बहुत कॉमनली होता है। बार बार ओवर स्ट्रेचिंग की वजह से, बार बार मूवमेंट्स की वजह से जो हमारे नर्व हैं वो इंट्रैप हो सकती हैं, उनके ऊपर प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ये हम एल्बो की इंजरीज जो हैं उसमें डिस्कस करेंगे। होपफुली आपको जो नॉर्मल एनाटमी है इसकी एल्बो जॉइंट की वो क्लियर हो गई होगी। अगर किसी को प्रॉब्लम है इसके अंदर तो वो अभी भी मुझसे पूछ ले। मैम जी बेटा। मैम काइंडली रिकॉर्डिंग से कर दीजिएगा, मेरा नेट बहुत वीक है तो बार बार क्लास डिस्कनेक्ट हो रही थी। जी मैं कर दूंगी, आपको शेयर कर दूंगी मैं रिकॉर्डिंग आज वाली। मैम रिकॉर्डिंग आप एलएमएस पे शेयर करेंगे या मेल कर दूँ? बेटा मैंने आपको बताया था कि आपकी जो सारी चीज़ें हैं वो एलएमएस पे अपडेटेड होंगी। आपकी जो रिकॉर्डिंग्स के लिंक्स हैं वो रिकमेंडेड रिसोर्सेज में हैं। वहाँ पे आपके जो फर्स्ट 4 लेक्चर्स हैं उनके लिंक्स पड़े हुए हैं। आप उनको क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी जो न्यू टैब है उसके अंदर आपकी जो रिकॉर्डिंग है वो खुल जाएगी। ठीक है? मैम लिंक ओके मैम, थैंक एलएमएस के यू। ऊपर है। नहीं वो एक्सपायर्ड नहीं होंगी, वो मैंने गूगल ड्राइव पे की हैं, वो एक्सपायर्ड नहीं होंगी। ओके मैम। वो मैंने डाउनलोड करके आपको अपलोड की हैं। जो अगर मैं डायरेक्टली आपको जूम लिंक भेजती तो वो एक्सपायर हो जाती हैं, वो ये वाली एक्सपायर्ड नहीं होंगी। बाकी सबको क्लियर हो गया जो हमने आज पढ़ा है? यस मैम। कोई फर्दर क्वेश्चन है किसी का? बेटा कोई क्वेश्चन है? अदरवाइज मैं इसको एंड करती हूँ, मेरी नेक्स्ट क्लास है 1 बजे। नो मैम। नो मैम। ठीक है बेटा, ओके। अल्लाह हाफिज़। मेरी तरफ से एडवांस ईद मुबारक। इंशाल्लाह हम ईद के बाद मिलेंगे। खैर मुबारक मैम आपको भी। मैम आपको भी दूंगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह खैर रखें सबके घरों में, और कोविड से जो है वो आमीन सबको महफूज करे। आमीन। आमीन मैम। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज मैम। मैम अल्लाह हाफिज़।